मेरे स्पर्म की बनावट खराब है। क्या मेरा बच्चा एबनॉर्मल होगा? क्या मेरे बच्चा हो सकता है? क्या मेरा बच्चा हो के अबॉर्शन होगा? मेरा ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरे स्पर्म की बनावट ठीक है हो, या कोई ऐसी दवा जिससे स्पर्म की बनावट ठीक हो सके? तो आज आपको स्पर्म मॉर्फोलॉजी या स्पर्म की बनावट पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मालूम करनी है वो इसलिए बताने वाला हूँ कि ये मेरी क्लिनिक में हर बार पेशेंट पूछते हैं, और मैं उन्हें सबको इंडिविजुअली बताने की जगह आपको अगर ये सबको बता देता हूँ तो आपको मालूम चल जाएगा। बहुत काम की वीडियो है, इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। तो सुनिए इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी बिगड़ती क्यों है, पुअर मॉर्फोलॉजी में क्या आपके बेबी हो सकता है, क्या पुअर मॉर्फोलॉजी में स्पर्म पे असर अंदर से क्या पड़ता है, क्या आप कुछ कर सकते हैं स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ठीक करने के लिए। तो सुनते रहिए और देखिए एंड तक, क्योंकि एंड में दूंगा एक बहुत कमाल का बोनस टिप। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्पर्म की बनावट। स्पर्म में तीन चीज़ होती हैं। स्पर्म में एक हेड होता है, स्पर्म में एक मिड पीस होता है, स्पर्म में एक टेल होता है। इन सब का एक साइज़ होता है, और साइज़ एग्जैक्टली होना कितना चाहिए? हेड होना चाहिए 5 से 6 नैनोमाइक्रोन, और या माइक्रोमीटर बोलते हैं जिसे, और मिड पीस होना चाहिए 4 से 5 माइक्रोमीटर, और फ्लैजेलम जो होता है ये होना चाहिए कम से कम 50 माइक्रोमीटर। और इनके ऊपर एक एक्रोसोमल कैप होती है जिसकी वजह से अंडे में फ्यूज़ करते हैं, वो होनी चाहिए। तो ये सब बिल्कुल प्रॉपर बनावट में करने वाले स्पर्म को हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का कहते हैं। कि अगर ये प्रॉपर नहीं हो तो क्या क्या हो सकते हैं? तो सर बहुत बड़ा हो सकता है, 2 सर हो सकते हैं, टेल गड़बड़ हो सकती है, टेल घूमी हो सकती है, 2 टूल हो सकती हैं, तरह तरह की बनावट की चीज़ें खराब हो सकती हैं। उसका मतलब होता है पुअर मॉर्फोलॉजी। लेकिन सीमन के अंदर सिर्फ मॉर्फोलॉजी काम नहीं करती। सीमन या वीर्य के अंदर वॉल्यूम नॉर्मल होना ज़रूरी है, काउंट नॉर्मल होना ज़रूरी है, और मोटिलिटी या रफ्तार होनी ज़रूरी है, क्योंकि अंडा इसी रफ्तार की वजह से जाके फलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें होनी। तो इनका असेसमेंट एक साथ होता है। स्पर्म की बनावट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये आपकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है। मतलब आपके स्पर्म की पावर अंडे के अंदर प्रवेश करके फर्टिलाइज करने को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, जिन जिन स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी खराब होती है, नॉर्मली उन स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई होता है, और डीएनए फ्रेगमेंटेशन जब हाई होता है स्पर्म्स का, तो प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है, फर्टिलाइजेशन पुअर होता है, अबॉर्शन का चांस बनता है, और फंक्शनल कैपेसिटी स्पर्म की कम हो जाती है। लेकिन एक डिबेट है इस पे भी। डिबेट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके स्पर्म्स एबनॉर्मल हैं तो आप बेबी पैदा नहीं कर सकते। स्पर्म्स एबनॉर्मल में भी बेबी पैदा होते हैं। बल्कि एक 2016 की स्टडी आई जिसमें देखा गया कि जिन आदमियों के स्पर्म खराब थे उनमें 30% लोग नेचुरली कंसीव कर गए। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी का रोल कितना है, लेकिन हाँ, डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे रोल है, और फर्टिलाइजेशन की जो एबिलिटी है उस पे एक रोल है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी को मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू यू मेजर स्पर्म मॉर्फोलॉजी? तो इसके अंदर करते क्या है कि माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टेन करते हैं स्लाइड को, स्टेन करने के बाद में उसको देखते हैं करीब करीब 1000 टाइम की मैग्नीफिकेशन पे, और हर स्पर्म को मेजर करके देखते हैं ये प्रॉपर है या नहीं है। तो सीमन एनालिसिस का प्रोसेस मॉर्फोलॉजी काउंट करने की वजह से एक बड़ा टीडियस प्रोसीजर बन जाता है। अगला आता है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज। अब देखिए, ये एक चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको जो आप समझना। पहले नॉर्मल रेंज डब्ल्यूएचओ की अलग थी, धीरे धीरे करके ये 4% हो गई। 4% स्पर्म्स नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या आया कि इसमें क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यूज़ किया गया।
मतलब हर एक स्पर्म को मेजर करके अगर परफेक्ट होगा तभी नॉर्मल कहेंगे। तो कम से कम 4% नॉर्मल होने चाहिए, जबकि WHO 1999 में 14% को नॉर्मल मानता था। लेकिन फ़र्क क्या था? अब क्रूगर स्ट्रिट क्राइटेरिया यूज़ होता है। तो देखिए, आप अपना जब टेस्ट कराएं तो ऐसी लैब में कराएं जो इतनी मेहनत करके आपका क्रूगर स्ट्रिट क्राइटेरिया से कैलकुलेशन कर सकें। तो WHO जितनी स्पर्म की मेरे पे रिपोर्ट्स आती हैं, कहीं पे करा के आ रहे होते हैं, हर आदमी कर रहा होता है। WHO गाइडलाइन को फॉलो ज़्यादातर नहीं करते, और जब WHO गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, उनकी इंटरप्रिटेशन बड़ी गलत होती है या मुश्किल होती है। इसलिए ऐसी लैब में जाएं जिसमें WHO क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो। तो टेरेटोजूस्पर्मिया तब होगा जब स्पर्म की बनावट 4% से कम में नॉर्मल होंगे। तो ये बड़े तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इनमें सर 1 हो सकता है, सर 2 हो सकते हैं, सर छोटा हो सकता है, मिड पीस गायब हो सकती है, टेल 1 की जगह 2 हो सकते हैं। लेकिन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। एक तो कुछ में सर बहुत बड़ा होता है या स्पर्म बहुत बड़ा होता है और कई सारी टेल होती हैं। और दूसरा होता है ग्लोबोजूस्पर्मिया, जहाँ पर स्पर्म जो होता है गोल होता है लंबे हेड की जगह। इसका मतलब क्या है गोल में? कि उसका एक्रोसोम नहीं है, तो बेबी पैदा ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब एक्रोसोम नहीं होगा तो वो अंडे से फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। स्पर्म मॉर्फोलॉजी ख़राब क्यों होती है? तो सबसे पहले तो वो चीज़ें बता देता हूँ जिनकी वजह से ख़राब होती है। नंबर 1, स्मोकिंग। वो लोग जो 10 सिगरेट पर डे पीते हैं लंबे टाइम के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब होने का चांस बहुत हाई होता है। जो ड्रिंक अल्कोहल हैवी लेवल पे रेगुलरली करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। जो कोकेन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनकी ख़राब हो सकती है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल भी मॉर्फोलॉजी ख़राब कर सकता है। मोटापा मॉर्फोलॉजी ख़राब कर सकता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद में आदमी की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो सकती है। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल करती है, और एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कई बार स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और बनावट ख़राब होती है। जैसे ग्लोबोजूस्पर्मिया में जेनेटिक डिसऑर्डर ये हो सकता है। अब मेरा तो यह है, मैं करूं क्या? तो देखिए, कुछ चीज़ों से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको अपना स्पर्म काउंट और मॉर्फोलॉजी अच्छी चाहिए तो ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। नंबर 2, हेल्दी वेट रखिए। तीसरा, डाइट लीजिए वो जिसमें वेजिटेबल में रिच हो और फलों में रिच हो, फैट हेल्दी हो। स्ट्रेस को कम कर दीजिए, और कुछ सप्लीमेंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, वो बेहतर करते हैं स्पर्म को, उनको लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है। एक और चीज़ कहता हूँ, और गौर से सुनिएगा। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी मालूम चलती है ख़राब आनी शुरू हुई है, तो अपने वीडियो को फ्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये मॉर्फोलॉजी समय के साथ में और ख़राब होती है। तो फ्रोज़न स्पर्म आपको हेल्प कर सकता है। तो साहब, अब ऐसा है कि मेरी तो मॉर्फोलॉजी ख़राब है, ठीक हो नहीं रही। मैं क्या कर सकता हूँ बेबी के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, अगर मॉर्फोलॉजी ख़राब है, आप ट्राई कर चुके हैं, एक्सरसाइज वगैरह आप कर चुके हैं, फिर भी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, तो इसका आंसर एक अच्छा स्पर्म ढूंढ के, अगर और तरह से नहीं हो रहा, अच्छा स्पर्म ढूंढ के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, जिसकी वीडियो मैं लिंक कर रहा हूँ और एंड स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अगर और तरह से नहीं हो रहा, तो एक रास्ता है आपको बेबी देने के लिए। एंड में सुन लीजिए बोनस टिप। तो बोनस टिप यह है, सीमन मॉर्फोलॉजी पर से अकेले काम नहीं करती। सीमन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, नंबर, उसकी रफ्तार, और साथ में मॉर्फोलॉजी एक साथ काम करती हैं। तो किसी इंसान की मॉर्फोलॉजी थोड़ी पुअर हो, नंबर और रफ्तार बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं, हो सकता नेचुरली पैदा कर लें। लेकिन अगर ये सारे पैरामीटर खराब होते हैं, जो कई बार एक साथ होते हैं, तब ज़रूरी है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का साथ लेना। तो मैंने इसी तरह से आपको बताया कि आपको खाना क्या है, खाना क्या नहीं है, हेल्दी कैसे रहना है, ट्रीटमेंट कैसे कराना है। अगर सीमन मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो बैठिए मत, इमीडिएटली किसी अच्छे डॉक्टर को संपर्क करें।
एक यूरोएंड्रोलॉजिस्ट को संपर्क करके इसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि यही तो एक रास्ता है आपका बेबी होने का। और पुअर मॉर्फोलॉजी में बच्चे होते हैं, टेंशन मत करिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बी हैप्पी एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe as well as send it and share it to other people. Thank you. Thank you.